सर्विक्स कैंसर एक क्योरेबल कैंसर है। डॉक्टर सुमन, एचपीवी के डोसेस क्या होते हैं? एचपीवी का स्टैंडर्ड डोसेज होता है, ये डिपेंड करेगा एज के ऊपर। मान लो कि आपने 9 to 14 इयर्स के बीच में अगर आपने लिया तो आपको 2 डोजेस लेना है। 3 to 26 इयर्स के बीच में लिया तब आपको 3 डोजेस लेना है। अगर किसी को स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान है? कोई भी कैंसर का दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक लोकल, एक सिस्टमिक। लोकल में आता है सर्जरी एंड रेडिएशन। सर्विक्स कैंसर के कारण क्या होते हैं और इसको शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? किसी भी तरह की ब्लीडिंग, खून का बहना, वो खून अगर मेनोपॉज के बाद होती है तो भी वो हमें बहुत चिंतित करने वाली सिम्टम है। तो एचपीवी डीएनए टेस्ट क्या होता है? टेस्ट के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? एनी गर्ल कैन डू इट एट होम। इसको बोला जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो मैम, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के फाउंडर्स हैं और आज बिगो हेल्थ के इस पॉडकास्ट में हम दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर की बात करेंगे, सर्विक्स कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर की। और इस पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा एंड डॉक्टर सुमन। सो मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो गौरव, मैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा हूँ। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। मैं डॉक्टर सुमन कारंत हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। सो मैम, सबसे पहले बात करते हैं सर्विक्स कैंसर की। तो सर्विक्स कैंसर होता क्या है और इसी को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं क्या? बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है जिसे हम माउथ बोलते हैं, उस जगह की जब कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहा जाता है। ये बहुत कॉमन कैंसर है, स्पेशली हमारे कंट्री में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन कैंसर है। इस जगह के में जब कैंसर ग्रो करता है, सेल्स जब ग्रो करता है, बढ़ जाता है, ये एक कैंसर का रूप ले लेता है। इसे हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। तो मैम, एक सर्विक्स कैंसर के कारण क्या होते हैं और इसको शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? सर्विक्स कैंसर का कोई भी, जैसे कि कोई भी कैंसर है, सर्विक्स कैंसर कोई शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सा सिम्टम्स हो, जिससे कि हम थोड़ा उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करें जानने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो है किसी भी तरह की ब्लीडिंग, खून का बहना। वो खून अगर मेनोपॉज के बाद होती है तो भी वो हमें बहुत चिंतित करने वाली सिम्टम है। तो कोई भी खून जब वेजाइना से आता है वो एक सिम्टम होता है। ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं, ये मेनोपॉज के बाद, मतलब माहवारी रुकने के बाद अगर ब्लीडिंग एक बूंद भी आता है वो एक सिम्टम होती है। दोनों पीरियड्स के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में अगर ब्लीडिंग आती है, जिसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है। यंग पेशेंट्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो बहुत समय हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। हस्बैंड के साथ संबंध के बाद अगर ब्लीडिंग आती है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आजकल सर्विक्स कैंसर यंग में भी हो रहा है, इसलिए इस सिम्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्लीडिंग के अलावा डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइना से पानी के डिस्चार्ज हो सकता है और उस पानी में बहुत समय एक बहुत स्मेल रहता है, तो फाउल ओडर डिस्चार्ज ये एक सिम्टम होता है। ये सारे शुरुआत के सिम्टम हैं। इसके अलावा पेन हो सकता है, यूरिन बार बार आने की संभावना हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स हैं जो कि अगर कोई पेशेंट को आता है उसे ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार बात करना चाहिए कि कहीं ये कैंसर की सिम्टम्स तो नहीं है। कैंसर सर्विक्स का जो कारण है, ये जैसे बताया, ये ज़्यादातर लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में होता है। इसका इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमारा हाइजीन, बोथ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ओवरऑल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एनीमिया होना, ब्लड की कमी होना, ओवरऑल कम वेट होना, कमज़ोरी होना, ये सब
एक कॉमन फैक्टर होता है जिसमें सर्विक्स कैंसर देखा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, जो कि आजकल के ज़माने में, आजकल जो हम मॉडर्नाइजेशन में, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया जो कि सबको जानना चाहिए। नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिसमें कार्सिनोमा सर्विक्स, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे जिसके 5, 6, 7 ज़्यादा बच्चे हैं उसमें भी कैंसर सर्विक्स होने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा इम्यूनिटी घट जाना, इम्यूनिटी मीन्स हमारे बॉडी का जो फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होना। ये जनरली HIV इन्फेक्शन में होता है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कोई बीमारी है उसमें होता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पे कैंसर की सर्विक्स कैंसर हम मिलता है। सो डॉक्टर सुमन, सर्विक्स कैंसर के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, तो स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम जल्दी से इस कैंसर को पकड़ लेंगे तो इसका और इस कैंसर होने से पहले अगर हम पकड़ लेते हैं इसको, ये 100% प्रिवेंटेबल है, 100% क्योरेबल भी है। जैसे सिंपल टेस्ट है जो पैप्समियर बोलते हैं। पैप्समियर का मतलब ये है कि जो सर्विक्स का सेल्स है उसको हम टेस्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि ये एबनॉर्मल सेल्स है या नॉर्मल सेल्स है। अगर ये एबनॉर्मल सेल्स हो गया, उसमें भी कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। कैंसर होने से पहले जो प्री कैंसरस स्टेज होता है, उसी में अगर हमने कैंसर को पकड़ लिया, मतलब कैंसर होने से पहले ही पकड़ लिया, तो इसका 100% इलाज हो सकता है और ये 100% प्रिवेंटेबल हो जाता है। तो ये सिंपल टेस्ट है जो पैप्समियर टेस्ट जो बोलते हैं। इसको हमें एज 21 ईयर्स से ऊपर हमें करना बहुत ज़रूरी है। 21 ईयर्स यंगर लेडीज़ में हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं। हर 3-3 साल का सिंपल 10 मिनट का टेस्ट है और जिससे आपको 100% प्रिवेंटेबल, ये कैंसर आप 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है ये बहुत कॉस्टली होता है क्या? पैप स्मीयर टेस्ट कॉस्टली नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये सिंपल टेस्ट है, 10 मिनट्स का ऑफिस प्रोसीजर, मतलब जैसे कि आप आए OPD बेसिस में 10 मिनट में आप करके चले गए। आई थिंक मोस्ट प्लेसेस में आपको 1000 रुपीज़ के विदिन ये टेस्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्लिनिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैम, जैसे आपने बात करी HPV DNA टेस्ट की, तो HPV DNA टेस्ट क्या होता है? पैप्समियर में हम देखते हैं सेल्स की चेंज। सर्विक्स में के माउथ में जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। बट HPV DNA में हम देखते हैं HPV वायरस को, वो प्रेजेंट है कि नहीं। और यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है दैट HPV DNA, HPV जो वायरस होती है, ये 80 to 90% ऑफ कैंसर्स ऑफ सर्विक्स इस HPV वायरस के लिए है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसी के लिए है। और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि HPV वायरस की इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और ज़्यादातर केसेस में ये ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लगभग कुछ प्रतिशत होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, वो ओवर द इयर्स बढ़ते जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो यही जैसे डॉक्टर सुमन बता रही थी, पैप्समियर में हम यही देखते हैं वो HPV वायरस उसमें है कि नहीं, उसने सर्विक्स में कोई प्री कैंसरस चेंज किया है कि नहीं, दैट इज़ पैप्समियर। और वही HPV वायरस अगर हम देख लेते हैं स्मीयर्स में, तब वो हो गया HPV DNA टेस्ट। तो हमारे कंट्री में HPV DNA थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए सब कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैप्समियर करना ज़रूरी है। तो मैम, जैसे भी हम अपने देश में बात करते हैं कैंसर की, आप किसी को कैंसर की टेस्ट के बारे में बात करो, अपार्ट फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो सबसे पहले बोलते हैं कि मेरे को कैंसर थोड़ा ही हुआ, तो मेरे को क्यों डर आ रहा है। तो क्या किसी को पैप्समियर टेस्ट या HPV DNA टेस्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, कोई भी दर्द नहीं होता है इसमें, एक क्रोसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, OPD बेसिस में होता है। आएंगे, इसका प्रोसीजर है, जैसे कोई भी OPD में जाएंगे तो OPD में उनको लिटाया जाएगा, OPD में एग्जामिनेशन टेबल में, और वहाँ पे लाइट रहेगा, उसमें सर्विक्स को हम देखकर
एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसमें देखकर उससे पानी लेके बस हम उसको स्लाइड बना के देखेंगे, दैट्स ऑल। पेशेंट को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है, आराम से उठ के फिर घर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। मैम ये HPV वैक्सीन क्या है और ये किस चीज़ों से बचाता है एक पर्सन को? HPV वैक्सीन जैसे कि सारे वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन मीन्स वो हम देते हैं कोई बीमारी को से बचने के लिए, बचाने के लिए, तो ये वैक्सीन का काम है। जैसे बताया HPV वायरस से होता है, कोई भी वायरस से इन्फेक्शन है दैट मीन्स वो प्रिवेंटेबल है। इनफैक्ट कैंसर सर्विक्स को हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी, सो ये प्रिवेंटेबल है, इनफैक्ट 100% प्रिवेंटेबल है, बहुत समय क्योरेबल भी है। तो HPV वैक्सीन जो होता है ये हम देते हैं यंग गर्ल्स को, और आफ्टर पीरियड्स, उसकी पीरियड्स शुरू हुई है उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन है देने का। उसके बाद हम 26 इयर्स तक हम देते हैं, जब तक दैट मीन्स उसका सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है। 21 to 26 सॉरी 9 years to 26 years, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड जिस समय ये वैक्सीन काम करता है। बहुत कोई पूछते हैं कि उसके बाद भी हम दे सकते हैं कि नहीं, देने में मना नहीं है, लेकिन उसकी एफिकेसी एक बार सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसकी एफिकेसी उतनी नहीं होती है। इसीलिए बेस्ट टाइम है बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर एंड आफ्टर मेनार्की पीरियड शुरू होने के बाद। डॉक्टर सुमन, HPV के डोसेस क्या होते हैं? HPV का स्टैंडर्ड डोसेस होता है, सारे ब्रांड्स के डोज तो सेम ही रहता है। अब वैक्सीन की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैक्सीन्स है। जैसे कि हमारे पास गार्डासिल है एंड सर्वरिक्स है। सर्वरिक्स में 2 वायरसेस कवर्ड हैं, जो सबसे मेन जो कॉमन वायरसेस है HPV 16 एंड 18 वायरसेस, ये दोनों कवर्ड है सर्वरिक्स में। मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो वायरसेस है वो 16 और 18 है जो कवर हो जाता है सर्वरिक्स में। सर्वरिक्स का कॉस्ट थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट वाला जो वैक्सीन है वो गार्डासिल है। गार्डासिल में 4 वायरसेस कवर हो जाते हैं, 6, 11, 16 एंड 18, मतलब आपको 90% कवरेज हो जाता है आपके गार्डासिल से। गार्डासिल का रेट सर्वरिक्स से थोड़ा सा हायर है, एफिकेसी वाइज थोड़ा सा बेटर है। और आजकल हमारे पास गार्डासिल नोना भी है जो 9 वायरसेस को कवर करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो भी मेजर वायरसेस है जिससे आपको सर्वाइकल कैंसर आएगी वो सारा कवर्ड है इस वैक्सीन में। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन एक बार आप वैक्सीन लेने के बाद ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन है। वैक्सीन का डोजेस डिपेंड्स एंड स्केड्यूल और डोजेस जो है ये डिपेंड करेगा एज के ऊपर। मान लो कि आपने 9 to 14 इयर्स के बीच में अगर आपने लिया तो आपको 2 डोजेस लेना है। 0 इज़ द फर्स्ट डोज, 6 मंथ्स के बाद आपको सेकेंड डोज लेना है। मान लो आपने 15 to 26 इयर्स के बीच में लिया, तब आपको 3 डोजेस लेना है। 0 यानी कि फर्स्ट डोज, पहला महीना यानी कि सेकेंड डोज, और 6th वाले महीने यानी कि थर्ड डोज। तो स्केड्यूल डिपेंड्स ऑन किस एज से आपने शुरुआत किया है। बेटर है कि आप यंगर एज से शुरू करो, डोजेस भी आपको कम लेना पड़ेगा। और अभी एक अच्छा है, अभी तक हमारा HPV वैक्सीनेशन हमारे इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं था। अब जो बजट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जोर डाला जा रहा है कि हम इसे अपने बजट में लाएं, क्योंकि अभी इंडिया का अपना वैक्सीन है, द सर्वावैक। सो वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव अ वैक्सीन एंड इट विल बी मच लेसर। बाकी जितने वैक्सीन हैं उससे कॉस्ट काफ़ी कम होगा। अभी उसका अराउंड 4000 है प्राइस, बट गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं उसको फ्री में दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग गर्ल्स उसे कवर कर पाए एंड नॉट ओनली इन आवर कंट्री, हम आसपास के कंट्रीज़ को हम दे पाए। सो मैम जो सर्विक HPV वैक्सीन है उसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट होती है क्या? नो, थोड़ा सा इंट्रामस्कुलर लगता है जैसे कि एनी वैक्सीन,
थोड़ा उस जगह में पेन हो सकता है, थोड़ा किसी किसी को कभी फीवर आ गया, ऐसे हो सकता है, बट अदर देन दैट नो नोन साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी सेफ। जिसके भी गर्ल्स हैं 9 इयर्स के ऊपर, प्लीज़ सभी अपने गर्ल्स को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है और ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, और सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन से 90% हम इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर सुमन, सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी फीमेल को सर्विक्स कैंसर डिटेक्ट हो गया, या वो छोटे शहर में है या बड़े शहर में भी है, अपार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी, उनका नेक्स्ट प्लान क्या होता है, ट्रीटमेंट जर्नी कैसी होती है उनकी? तो एक पहले जब डिटेक्ट हो जाता है तो पहले आई थिंक घबराना नहीं है। वो सबसे मेजर चीज़ है, घबराना नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम की सलूशन होती है। पहले हमें कंफर्म करना है कि डायग्नोसिस ये सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं, तो उसका बायोप्सी होगा, प्रिलिमिनरी स्कैन्स होंगे। स्कैन्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्टेज करना है इस बीमारी को। स्टेजिंग का ये मतलब है कि हमें देखना है कि ये कितना फैला हुआ है, ये लोकल है या लोकल से मतलब सर्विक्स में ही है, या सर्विक्स के से थोड़ा सा बाहर आ गया, या पूरी बॉडी में फैल गया है। तो इसके ऊपर अगर हमारी ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेज है बीमारी की। तो सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे स्टेज करते हैं? अगर सिर्फ सर्विक्स में कैंसर है तो उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 2 का मतलब ये है कि सर्विक्स से थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो हम बच्चेदाने या यूट्रस की तरफ आया है या वजाइना की तरफ आया है, तो ये स्टेज 2 माना जाता है। स्टेज 3 का मतलब है कि ये थोड़ा और बाहर आ गया है, सर्विक्स, यूट्रस, थोड़े वजाइना की नीचे की पार्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है, और हमारे पेल्विस उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान, किडनी का ब्लॉकेज हो सकती है इस दौरान स्टेज 3 में। स्टेज 4 का मतलब है कि ये हमारे पेल्विस और पेट से बाहर आके दूसरी जगह पे फैला है बॉडी में, इसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 1 और कुछ स्टेज 2, अर्ली स्टेज 2 में हम सर्जरी कर सकते हैं। स्टेज 2 में भी मल्टीपल स्टेजेस हैं। स्टेज 2 में यूजुअली हम प्रेफर करते हैं हम प्रेफर करते हैं कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ साथ दें। मैडम रेडिएशन के बारे में अभी बताएंगी मैम। और स्टेज 4 में हम कीमो और इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो मैम अगर किसी को स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर डिटेक्ट होता है, तो सर्विक्स कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है? जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, स्टेज 1 में सर्जरी, रेडिएशन दोनों हो सकता है। पहले तो ये बता देते हैं, कोई भी कैंसर में, आई थिंक आई ऑलवेज से दिस इन ऑल माय टॉक्स, कोई भी कैंसर का 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक लोकल, एक सिस्टमिक। लोकल में आता है सर्जरी एंड रेडिएशन। लोकल मतलब जहाँ पे कैंसर है उसी जगह में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सिस्टमिक मतलब जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं, उसमें कीमोथेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट पे आते हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी एंड रेडिएशन। सो स्टेज 1 में कोई पेशेंट अगर जाते हैं, उसमें सर्जरी या रेडिएशन दोनों का इक्वल है, आउटकम इज़ द सेम, चाहे आप सर्जरी कराओ या रेडिएशन कराओ। सर्जरी अगर होते हैं, यहाँ पे एक मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है देना, एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो, कि सर्विक्स कैंसर एक क्योरेबल कैंसर है। इसलिए जहाँ पे भी इलाज हो रहा है उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे वो ट्रेंड होना चाहिए इस तरह के कैंसर को डील करने के लिए। इन केस अगर नहीं हो पा रहा है तो अर्ली, बहुत समय छोटे शहर में पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उस समय बेटर है कि हम उन्हें, पेशेंट को एडवाइस करें कि आप नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटल में चले जाएं, जिससे कि उनका टाइम नहीं वेस्ट हो, क्योंकि टाइम वेस्ट होने से उनका स्टेज बढ़ जाएगा। एक क्योरेबल कैंसर वो अनक्योरेबल हो जाएगा। सो एक तो है ये कि ठीक समय पे सही हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। सर्जरी में जैसे सर्जन करते हैं वो आपके यूट्रस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है,
तो वो सर्जन डिसाइड करते हैं पेशेंट को देखकर, पेशेंट की एग्जामिनेशन के बाद, कि कौन सा सर्जरी इनके लिए बेस्ट है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्रस, सर्विक्स ये हटाया जाता है, साथ में ट्यूब्स भी हटाया जाता है। अगर यंग एज के पेशेंट्स हैं, बहुत समय हम ओवरीज को छोड़ देते हैं, बट वो पॉसिबल है कि नहीं, वो पेशेंट को देखकर सर्जन बताते हैं। रेडिएशन एक सर्विक्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इतने सारे डेवलपमेंट्स हो गए, इतने चेंजेस हुए हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, बट सर्विक्स कैंसर में रेडिएशन की जो इम्पोर्टेंस है, दिस हैज़ नॉट चेंज्ड। इनफैक्ट पहले से काफ़ी अच्छा, बेटर हो गया है, क्योंकि रेडिएशन की टेक्निक्स भी बेटर हो गई है। तो इसमें कैंसर सर्विक्स में दो तरह की रेडिएशन होती है। एक है एक्सटर्नल रेडिएशन, जो हम बाहर से देते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर से देते हैं। ये 5 हफ्ते की रेडिएशन होती है। इसके साथ साथ कीमोथेरेपी होती है वीकली, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं। एक बार 5 हफ्ते की इलाज रेडिएशन हो गया, उसके तुरंत बाद इंटरनल रेडिएशन होता है, हम साथ साथ में ही शुरू कर देते हैं। इंटरनल रेडिएशन अंदर से होती है, वो एक छोटा ओटी प्रोसीजर है, ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है। तो टोटल ट्रीटमेंट, ये सबको ध्यान होना चाहिए, अबाउट 7 वीक्स में ख़त्म हो जाना चाहिए ट्रीटमेंट। सर्विक्स कैंसर इज़ टाइम रिलेटेड। अगर 7 वीक्स में हम पूरी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ की शंकाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए पेशेंट्स को भी ये ध्यान होना चाहिए कि हम ज़्यादा गैप नहीं दें और पूरी ट्रीटमेंट सही समय पे हम कराएं, क्योंकि वंस अगेन दिस इज़ अ क्योरेबल कैंसर। सो डॉक्टर सुमन, अगर स्टेज 3 या 4 सर्विक्स कैंसर डिटेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? स्टेज 3 में फिर भी रेडिएशन का रोल इम्पॉर्टेंट है, और आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट रेडिएशन का ही रोल होता है और हमारा सेकेंडरी रोल होता है। बट अगर ट्यूमर्स थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, तब हम मे बी 6 वीक्स का थोड़ा छोटा सा कीमो दे के उनको, जो ट्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा साइज़ में डाउन साइज़ करके, उसको थोड़ा छोटा करके, फिर हम रेडिएशन और कीमो की तरफ जाते हैं। सो पहले हम शुरुआत थोड़े से कीमो दे के और कैंसर को थोड़ा छोटा करके, फिर हम कीमो रेडिएशन, जैसे कि डॉक्टर स्वरूपा मैम ने बताया, कीमो रेडिएशन साथ साथ चलती है और वो 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट होती है। ये स्टेज 3 की बात है। स्टेज 4 जब होता है तो ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट हो जाती है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में पहले जो हम देते थे, हम सिर्फ कीमोथेरेपी ही देते थे, बट आजकल बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। कीमोथेरेपी के साथ हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, जिसका नाम है बेवसिजुमैब, वो ऐड करते हैं। अगर लोगों को किसी लेडी में PD-L1 पॉजिटिव है, PD-L1 एक रिसेप्टर है जो ट्यूमर के टिश्यू में डिटेक्ट होता है। सो अगर बायोप्सी में ये रिसेप्टर, ये टारगेट मिलता है हमें, इन पेशेंट्स में हम इम्यूनोथेरेपी की यूज़ कर सकते हैं। सो कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी भी जाती है, और इससे क्या होता है, सर्वाइवल्स काफ़ी बेटर होती है। पहले पेशेंट्स 10 से 12 महीने तक उनकी लाइफ स्पैन होती थी। आजकल ये लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से ट्रिपल हो गया है अभी इन नए ट्रीटमेंट्स की वजह से। सो या तो टारगेटेड थेरेपी जाती है साथ में, या तो इम्यूनोथेरेपी जाती है। मान लो कि ये ट्रीटमेंट के बाद दोबारा वापस आ जाता है, तब हम बायोप्सी करके इसको डिफरेंट टारगेट्स के लिए हम बेचते हैं। इस टेस्ट को हम NGS बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। उसमें कोई म्यूटेशन अगर पॉजिटिव आता है, तो इनका जो कीमोथेरेपी के साथ जो टारगेटेड थेरेपी जाती है वो अलग होती है। सो आजकल ऐसे बहुत सारे टारगेट्स है, नए टारगेट्स हैं जो हम टारगेट करते हैं मेडिसिन के दौरान, एंड ट्रीटमेंट सर्वाइकल कैंसर की काफ़ी बेटर हो गई है पहले से, एंड सर्वाइवल्स पहले की तरह ख़राब नहीं है, काफ़ी बेटर है और लंबा जीते हैं लोग। सो मैम, बात कर रहे हैं जैसे कि ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या उनके मैरिड लाइफ पे भी कुछ इससे फ़र्क आता है क्या? ये तो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि जैसे बताया आजकल यंग पेशेंट्स में होता है। आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स एज यंग एज 20 ईयर ओल्ड, 20-21 साल के गर्ल्स को ट्रीट किया है। तो ऐसे को हम समझा देते हैं पहले कि बाद में
मैरिटल लाइफ में शायद उतनी दिक्कत नहीं आए, लेकिन बच्चे होने में हो सकती है प्रॉब्लम आए। लेकिन ये समझ लेना पड़ेगा उस समय बेनिफिट वर्सेस द रिस्क, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम बेनिफिट को ज़्यादा देखें, रिस्क को कम देखें। बहुत सारा तरीका है जिसमें हम इनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे बहुत समय हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद या सर्जरी नहीं भी करे, रेडिएशन कर रहे हैं, यंग पेशेंट है, उनकी ओवरीज़ को बचाने के लिए एक सर्जरी होती है ओफोरोपेक्सी। उसमें हम ओवरीज़ को ऊपर ला के बांध देते हैं, जिससे कि हम रेडिएशन अगर दें तो उस एरिया में नहीं आए। और कीमो भी इसमें हल्की डोज में होती है, उतना बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इफ़ेक्ट नहीं होती है। बट ऑब्वियसली अगर बच्चेदानी ऐसी स्टेज है कि बच्चेदानी को हटाना पड़ा तो ऑब्वियसली बच्चे होने की तो संभावना नहीं होती है। लेकिन बहुत शुरुआत के स्टेज में सर्जरी ऐसे होती है कि ट्रैकिलेक्टोमी जिसे हम बोलते हैं, उसमें बच्चे हो सकते हैं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल स्टेजेस। कुछ पर्टिकुलर पेशेंट की स्टेज एज के हिसाब से हम ये सारे तरीका हम उनके लिए बोलते हैं। लेकिन ये है मैरिटल लाइफ, इसमें जनरली उतनी तकलीफ़ें नहीं होती है। बिकॉज आई हैव सीन अभी रिसेंटली मेरे पास आई हैड 2 पेशेंट्स जिनको हमने ट्रीट किया था 2012 में, वेरी यंग। उस समय हमें लगा था जनरली यंग पेशेंट्स में उस समय हम सोचते थे कैंसर से एग्रेसिव होता है, शायद इतनी लाइफ हो भी नहीं। और मुझे याद है उस समय हमने थोड़ा सा नेगेटिव ही बताया था। लेकिन वो पेशेंट अभी मेरे पास, उनका मैरिज का कार्ड आया, शिरांगा पेशेंट का नाम आई थिंक बोलने में भी आई डोंट नो इफ़ आई शुड से और नॉट, बट इट्स अ वेरी कॉमन नेम, इसलिए पता नहीं चलेगा। एंड शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल गर्ल। और उसकी शादी हुई और इतना अच्छा पेयर है वो, उसके हस्बैंड को सब पता था, सब पता होके भी ही मैरिड, लव मैरिज था। और शी सेंट अ कार्ड कि हमारी शादी हुई, हम गए हैं बाहर घूमने। उसके बाद भी, दिस इज़ अबाउट 1 year बैक, अभी भी 1 year तक एब्सोल्युटली फाइन। दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, बट मैरिटल लाइफ हो सकता है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसे नहीं होती। आजकल ट्रीटमेंट के टेक्निक्स आर सो एडवांस्ड कि हम जब भी हम ट्रीट करते हैं, स्पेशली इस टाइप के कैंसर्स जिसमें पेशेंट्स आर गोइंग टू लिव लॉन्ग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्प्रूव्ड। सो मैम, कॉमन मिथ्स क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? जो कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनके पेरेंट्स बेसिकली आपसे क्या पूछते हैं, जो भी कोई यंग पेशेंट आया तो सबसे पहले तो ये कोई यंग पेशेंट आते हैं तो यही बोलते हैं कि लाइफ कितनी है। सो दिस इज़ अ टैबू। ये मतलब ये तो ऑफ कोर्स ना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डॉक्टर्स कि हम इस टैबू को हटाएं। एंड बोथ ऑफ यू, बिगो हेल्थ इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ये सारे अवेयरनेस से, क्योंकि आपके जो है व्यूज़ बहुत होते हैं। सो आई थिंक इसलिए इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और हम इसकी एडवांटेज ले रहे हैं कि लोगों को बताने के लिए कि सही चीज़ जानिए। जो मिथ्स हैं व्हाट्सएप में विदाउट इवन थिंकिंग कि कहाँ से आ रहा है, ये सब जान के और उसको हम फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसमें गलत फहमी और बढ़ती है। आई थिंक आपके माध्यम से हम ये सब आई थिंक मिथ्स आई थिंक वी कैन डिस्कस क्विकली कि क्या क्या हो सकता है। तो एक तो है ही जो पूछते हैं कि कितनी लाइफ है। तो सर्विक्स कैंसर एक क्योरेबल कैंसर है। अगर हम स्टेज 4 भी बात करें, स्टेज 4 सर्विक्स कैंसर, इसको हम स्टेज 4 और कोई कैंसर के साथ कंपेयर करें, सर्विक्स कैंसर स्टेज 4 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है एंड लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा लोग पूछते हैं बायोप्सी। बायोप्सी से लोग डरते हैं कि बायोप्सी से कहीं बीमारी फैल तो नहीं जाएगी। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। तो बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती है। बायोप्सी लेने का तरीका होता है जिसे हम उसी हिसाब से लेते हैं कि वो कहीं पे स्पिल नहीं हो। और बायोप्सी के बिना आप इलाज नहीं कर सकते हो। बायोप्सी से हमें खाली कैंसर है कि नहीं ये नहीं पता करना है, इससे ये भी पता चलता है कि और क्या क्या टाइप के कैंसर्स इसमें हो सकते थे या कोई रेयर कैंसर है। और फिर जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया NGS स्टडीज़, टारगेटेड थेरेपीज़ की, ये सारे टारगेट्स हम बायोप्सी से ही देख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है हम देखें, इसलिए बायोप्सी करना ज़रूरी है। फिर लोग पूछते हैं रेडिएशन में कि हम घर जाके अपने सबके साथ रह सकते हैं कि नहीं। एकदम रह सकते हैं। रेडिएशन बाहर से होती है, इवन इंटरनल रेडिएशन में हम अंदर में कुछ नहीं रखते हैं,
आपके बॉडी से रेडिएशन एमिट नहीं करता है, तो घर जाके सबके साथ रह सकते हैं, एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, सेम चम्मच से खा सकते हैं। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट मिथ्स हैं जो कि डिस्पेल होना चाहिए। डॉक्टर सुमन, अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं, सॉरी उसके कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ब्रेस्ट लंप होता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसरस जो लंप होता है वो हमेशा पेनलेस रहता है। पेनफुल जब लंप होता है, जब जैसे कि दर्द हो रहा है एक लंप में, नॉर्मली बिनाइन रहता है नॉर्मली, हाँ। बट ये हो सकता है कभी कभी मैलिग्नेंट या जो कैंसरस ब्रेस्ट लंप है वो भी पेनफुल हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है। सो अगर किसी लेडी को ये पेनलेस लंप हो रहा है, मतलब पेन नहीं हो रहा है और एक गांठ महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, इसको डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास आके इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो नॉर्मली ब्रेस्ट लंप से प्रेजेंट करते हैं लेडीज़, बट अगर मान लो कि ये फैल गया है ट्यूमर, मतलब और एडवांस स्टेजेस में आ गए, तो वेट लॉस भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, हेडेक्स भी हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसके अनुसार आपके सिम्टम्स होंगे। बट सिंपल सी चीज़ है, अगर लोकल ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब लोकल स्टेज में आप आए हो, तो ब्रेस्ट में एक लंप होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो आर्मपिट है उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेनलेस लंप होगा तो आप ज़रूर दिखा दीजिए। कॉमन कॉजेज़ जो ब्रेस्ट कैंसर की होती है, आई थिंक सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ओबेसिटी एक कारण है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी की इंसिडेंस बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर की भी इंसिडेंस बढ़ रही है। सेकंड चीज़ है जो हार्मोन एक्सपोजर जो लेडीज़ की बॉडी में होती है। मान लो कि आप नल्लीपैरस है, नल्लीपैरस का मतलब है कि आपको बच्चा नहीं हुआ है या बच्चा जल्दी से नहीं हुआ है। मान लो कि आजकल 30-35 इयर्स के बाद ही लेडीज़ बच्चे पैदा करते हैं। सो आपके बॉडी में मतलब पूरे इतने साल का एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स रहता है आपकी बॉडी में, और इससे आपकी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे मैम कह रही थी, जैसे मॉडर्नाइजेशन अपनी लाइफ में हो रही है, लेडीज़ थोड़े लेट प्रेगनेंसी करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं। सो इसके दौरान आपकी एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स बढ़ती है आपकी बॉडी में, अब आपकी रिस्क बढ़ती है। नंबर 3, कुछ ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक रीज़न से भी होती है। जेनेटिक का मतलब है कि कुछ जीन में फॉल्ट है, जो या तो आपकी बॉडी में ये फॉल्ट एनवायरनमेंट की वजह से आया है, या आप पैदा हुए इस फॉल्ट से। मान लो कि आपकी फैमिली में ये चल रही है ये फॉल्ट, इसको हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और हेरिडिटरी जीन्स, जैसे कि आपने एंजेलिना जोली जो फिल्म हॉलीवुड की वेरी फेमस फिल्म स्टार को सुनाया होगा। BRCA1 BRCA2 जीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट जीन्स है ब्रेस्ट कैंसर की। ऐसे कई और जीन्स भी है। ये फैमिली अगर ये है, ये जीन्स पॉजिटिव है, तो आपकी फैमिली में ये रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर की। और मान लो कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को है या आपकी आंट को है, आपको फिर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में भी वो गलत जीन आया होगा। तो मैम, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए अर्ली टेस्ट कौन से कराने होते हैं? तो जैसे अब हम सर्विक्स कैंसर की बात कर रहे थे, अच्छा कैंसर इसे हम बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी एक अच्छा कैंसर है। सो सर्विक्स एंड ब्रेस्ट ये दोनों अच्छा कैंसर है, दोनों क्योरेबल है, दोनों ट्रीटेबल है, और दोनों अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेन है जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको कब जाए डॉक्टर के पास। तो जैसे डॉक्टर सुमन ने बताया, गांठ, कहीं पे गांठ हो तो हमें जाना चाहिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंपल, जो सर्विक्स कैंसर में तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इसमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। एनी गर्ल कैन डू इट एट होम। इसको बोला जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन।
ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सभी गर्ल्स को आना चाहिए। ये हम लोग अपने अवेयरनेस टॉक में भी बहुत स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके हम लोग बात करते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑल गर्ल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते 20-21 ईयर्स से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कैसे करेंगे, कब करेंगे? ये किया जाता है महीने में एक बार। पीरियड्स जिस दिन शुरू हुआ है उससे 10 दिन के बाद, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट थोड़ा दर्द नहीं होता है उसमें। सो एवरी मंथ पीरियड्स शुरू होने के 10th डे के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए? अपने कमरे में सामने में आईना रख के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के हम एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ से नहीं, टिप से नहीं, इस जगह से हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। इस वे से घुमा के, फिंगर्स को घुमा के सारे ब्रेस्ट में हम इसको घुमाते हैं एंड इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। दोनों ब्रेस्ट को इसी वे से देख करना है। अंदर में आर्मपिट्स में भी हम हाथ से देखते हैं, नेक में भी हाथ से देखते हैं, निपल को भी हम देखते हैं उसमें कोई डिस्चार्ज आता है कि नहीं। ये है कंप्लीट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हर मंथ में करना चाहिए। जिनके फैमिली हिस्ट्री है उनको साल में 2 साल में एक बार जाके क्लिनिशियन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, मतलब कोई डॉक्टर के पास जाके एक बार एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो स्क्रीनिंग मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्रीनिंग मेथड। दूसरा स्क्रीनिंग मेथड है वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी भी बहुत इजीली अवेलेबल है और ये जनरली हम बोलते हैं 40 इयर्स के बाद करने के लिए। उससे पहले ब्रेस्ट डेंस रहता है, मैमोग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। जिनका फैमिली हिस्ट्री है उनको अगर करना ही है, हम साथ में अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं लेस देन 40 इयर्स में। उसके बाद 40 इयर्स के बाद मैमोग्राफी एक बार करना चाहिए, साल में एक बार ये करा लेना चाहिए। सो दीज आर दी स्क्रीनिंग टेस्ट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और आजकल हम बहुत ब्रेस्ट कैंसर्स ऐसे देख रहे हैं जो कि सेल्फ डायग्नोस्ड होके आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो घर में सेल्फ डिटेक्ट करके आ गए हैं एंड देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस। दैट मीन्स ये अर्लीस्ट स्टेज में है, ये मोस्ट क्योरेबल स्टेज में है। सो मैम, मैमोग्राफी क्या पेनफुल प्रोसीजर है? यस, मैमोग्राफी इज़ पेनफुल अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे से काउंसिल कर देते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट ये दबता है तो इसीलिए इट इज़ पेनफुल। बट इतना भी नहीं कि आदमी को क्रोसिन लेना पड़े या कोई टैबलेट लेना पड़े। इट इज़ अनकम्फर्टेबल, मोर देन पेनफुल इट इज़ अनकम्फर्टेबल। तो ये है, लेकिन हम इसको समझा के ही भेजते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे टेक इट, अच्छे से ले लेते हैं, करा लेते हैं। सो मैम, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? तो जैसे कि सभी कैंसर्स में होता है, स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो वेरी अर्ली स्टेज, इसमें भी सेम है, लोकल ट्रीटमेंट एंड सिस्टमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सिस्टमिक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर सुमन फटाफट बता देंगे। लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी, उसमें जो जानना इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट आजकल ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर लेते हैं और उसको बस खाली लंप निकाल लेते हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका होता है जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ही करते हैं। सो लंपेक्टोमी होता है एंड ब्रेस्ट पूरी तरह से कॉस्मेटिकली प्रिजर्व्ड रहता है और उसके बाद उसमें रेडिएशन दी जाती है। सो ये लोकल ट्रीटमेंट है, बट ब्रेस्ट कैंसर में सिस्टमिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सुमन बताएंगे। जैसे मैम ने बताया, सिस्टमिक ट्रीटमेंट अलग अलग होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और ये बायोप्सी के ऊपर डिपेंडेंट है। बायोप्सी हमें ये बताता है कि कौन सी टाइप की ब्रेस्ट कैंसर है। 4 टाइप की ब्रेस्ट कैंसर होती है, हार्मोन पॉजिटिव, HER नेगेटिव। बायोप्सी के दौरान हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये ER और PR और HER2 का क्या एक्सप्रेशन है। सो ER PR एसेंशियली हार्मोन रिसेप्टर्स है और HER2 एक ग्रोथ रिसेप्टर है। इनके दौरान सेल्स, आपके ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स बढ़ती है, तो हमें ये देखना है कि ये ER PR पॉजिटिव है, इसका मतलब है हार्मोन पॉजिटिव, HER नेगेटिव। ये एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 1। नंबर 2, हार्मोन पॉजिटिव, HER पॉजिटिव, इसका मतलब ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। एक होता है हार्मोन नेगेटिव HER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये 3rd टाइप की ब्रेस्ट कैंसर है।
और एक होता है ट्रिपल नेगेटिव, मतलब PR भी नेगेटिव और HR भी नेगेटिव, इसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं ना। हमें क्यों जानना है ये 4 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इनका आउटकम भी अलग अलग होता है, इनका सर्वाइवल्स अलग अलग होता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है और HER नेगेटिव है, आपके सबसे बेस्ट सर्वाइवल्स है उसी में। स्टेज 4 में भी सबसे बेस्ट सर्वाइवल्स आपके हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में है। अगर आपका ट्रिपल नेगेटिव है, इवन अर्ली स्टेजेस में ये वापस आने का रिस्क रहता है। सो हम आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर में HER2 पॉजिटिव है तो हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं सर्जरी से पहले, ट्यूमर को छोटा करके और या उसको पूरे समाप्त करने के लिए, और फिर आप सर्जरी और रेडिएशन के दौरान आपके ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। सो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अनुसार आपकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। सो मैम, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर को रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, स्पेशली ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे। तो क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट में किसी भी तरह का पेन का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर? नो, ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआत में पेन नहीं होता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ फीमेल को होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है, मेल्स में भी होता है ये ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में पूरे ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है? नहीं, ये पहले ही बता दिया, आजकल ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है क्या? ये बिल्कुल गलत है। आजकल हम ओवरीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम कीमो देते हैं तो हम ओवरीज को प्रोटेक्शन देते हैं और फर्टिलिटी वापस आ जाते हैं, लेडीज़ प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। So thank you Dr. Suman, thank you ma'am for our so many suggestions. यस, थैंक यू शुभम एंड थैंक यू गौरव। बहुत अच्छा रहा एंड आई एम श्योर ये काफ़ी पब्लिक तक पहुंचेगा ये, और उन्हें इसमें थोड़ा किसी को भी इसमें फ़ायदा हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू शुभम, थैंक यू गौरव। मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म बिगो हेल्थ की प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को मिथ्स होते हुए बस्ट हो जाएंगे। थैंक यू।